देखो अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जो ये वाला पार्ट जो होता है कौन सा होता है, रिटेंटेट होता है। और रिटेंटेट में कितने आ जाते हैं, 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं, जिनमें कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और फैट और लिपिड। इस फैट और लिपिड को अपन ने क्या बोला है, एक्सेप्शन बोला है। उसका रीजन समझिए क्यों बोला है इसको एक्सेप्शन में। किसके लिए, लिपिड के लिए। तो अगर अपन लिपिड की बात करते हैं तो इनका जो मोलिकुलर वेट होता है डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। इसका जो लिपिड का जो मोलिकुलर वेट होता है वो किससे ज्यादा नहीं होता है, 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है। फिर अपन ने उसमें चेक करके बताइए जिनका मोलिकुलर वेट 18 टू 800 डाल्टन तक होता है उनको फिल्ट्रेट में रखेंगे या फिर रिटेंटेट में रखेंगे, फिल्ट्रेट में रखेंगे। वो एसिड में सोल्यूबल वाले पार्ट में आने चाहिए थे या इनसोल्यूबल वाले में, सोल्यूबल वाले में। लेकिन जो लिपिड को अपन ने किस में कंसीडर किया है, एसिड इनसोल्यूबल वाले में, रिटेंटेट वाले में। उसका रीजन ये होता है when we grind a tissue तो इसमें क्या होता है, सेल इन जो सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। ठीक है, और जब वो रप्चर हो जाएंगी तो सेल मेम्ब्रेन के क्या बन जाते हैं, पीस बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं। और ये जो पीस होते हैं वो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। क्या बन जाती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है वेसिकल्स। अब देखिए जो वेसिकल जो बन जाएंगी तो जो अपन ने चीज क्लॉथ या फिर जो कॉटन लिया था, क्या उसको ये कोई भी बैग लाइक स्ट्रक्चर क्रॉस कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। लेकिन एक्चुअल में इनका जो मोलिकुलर वेट है वो तो क्या होता है, कम ही होता है। लेकिन बिकॉज रीजन क्या होता है, क्योंकि ये वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, इसलिए इस कॉटन के क्लॉथ को क्या नहीं कर सकती है, क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए हमें कौन से वाले पार्ट में देखने को मिलती है, ये एसिड इनसोल्यूबल पार्ट में मिलती हैं या फिर रिटेंटेड वाले पार्ट में मिलती हैं। और ये जो वेसिकल है कैन नॉट क्रॉस चीज क्लॉथ, या फिर अपन बोल सकते हैं इनसोल्यूबल इन एसिड। और इन्हीं दोनों रीजनों की वजह से ये हमें कौन से वाले पार्ट में देखने को मिलेगी, रिटेंटेड। ठीक है, इसलिए लिपिड को बोला जाता है, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। ये आ कौन से वाले पार्ट में रही है, मैक्रोमोलिक्यूल में, लेकिन स्ट्रिक्टली क्या नहीं होती है, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होती है। रीजन आपके सामने है कि वो मैक्रोमोलिक्यूल वाले पार्ट में क्यों आ रहा था। क्लियर है भाई। तो ये अपन ने पहला एक एनालिसिस किया था जिससे अपन को पता लग गया कि कौन कौन से ऑर्गेनिक और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं एक लिविंग टिश्यू में। अब अगर हम बात करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट मिल सकते हैं एक लिविंग टिश्यू में, उसके लिए दूसरा एनालिसिस करना होता है। तो एनालिसिस नंबर 2 जिसको बोला जाता है एस एनालिसिस। राख जानते हो, राख। अब अपन को क्या है, राख बनानी है। देखो इसमें भी वापिस से वही करना है कि अपन को वापस से क्या लेना है, एक लिविंग टिश्यू लेंगे। और लिविंग टिश्यू अपन प्लांट का भी ले सकते हैं या फिर एनिमल्स का। प्लांट का अगर लेंगे तो हम कोई भी लीफ ले लेंगे, और एनिमल के लिए कोई भी किसी का भी लिवर ले सकते हैं। तो अपन या तो इसमें क्या लेंगे, या तो लिवर या फिर कोई भी प्लांट लीफ। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इस लिविंग टिश्यू में, तो इसमें हमें 3 चीजें देखने को मिलेगी। एक तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं, एक इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं, और कुछ
एलिमेंट्स मिल सकते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो हमने पता लगा लिया है, अब किसका पता लगाना है हमें कि कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे। तो देखो अगर ये लिविंग टिश्यू है, कौन है, लिविंग टिश्यू है, तो लिविंग टिश्यू के अंदर वाटर भी तो रहता है, लिविंग सेल होती है तो उसके अंदर वाटर भी मिलेगा। तो वाटर की वजह से ये गीली होती है कि सूखी होती है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, इसका अगर अपन वेट करेंगे तो कैसा आएगा, वो वेट वेट आ जाता है। अब इसको अपन ने क्या कर दिया, सनलाइट में रखा, किसमें रखा, सनलाइट में। अब बताओ सनलाइट की वजह से इसके अंदर जो वाटर रहेगा वो उड़ जाएगा ना, तो सनलाइट में रखने की वजह से H2O का क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। अब जो अपने पास में रह जाएगा, बताओ वो जो वेट हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, H2O की वजह से। H2O ही निकल गया तो कौन सा वेट बच जाएगा यहाँ पे, ड्राई। कौन सा है ये, ड्राई है। अब अपन इसका क्या करेंगे, भरत खड़ा हो, क्लास से बाहर निकलो। हाँ कोई बात नहीं, क्लास से बाहर निकलो, अरे जल्दी कर, उसको भी लेके चलो, चलो दोनों बाहर आराम से बाहर जाके खाओ जो भी खा रहे हो ना। क्या कर रहा था फिर तू, मैं लिखने को बोला है कुछ। अभी जो ड्राई वेट है इसको अपन क्या करेंगे, वर्न करेंगे। क्या करेंगे, इसको वर्न करेंगे। उसकी वजह से क्या हो जाता है, देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है बर्निंग, है ना, आग लगा देंगे। और जब इसमें अपन ने आग लगा दी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज होने के बाद में वो क्या क्या बना लेते हैं, एक तो CO2 एंड H2O। लेकिन ये जो H2O यहाँ पे बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बनता है, किस फॉर्म में बनता है, वेपर फॉर्म में बनेगा। और इनको भी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो देखो पहले तो उसमें से H2O को हटा दिया है, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थे उनको भी हटा दिया है। अब जो बच जाएंगे हमारे पास में वो क्या रह जाती है, बस राख रह जाती है, क्या रह जाती है, S। अब इसमें जो एलिमेंट मिलते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, पोटेशियम, ETC। तो अब हमने पता लगा लिया है कि लिविंग टिश्यू के अंदर अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट मिल सकते हैं। समझ गए क्या बात को। अब ये तो हो गया है कि लिविंग टिश्यू का, क्योंकि हमें पता लगाना था इसके अंदर, ये देखो कि हमारे पास में बायोस्फीयर में बहुत वाइड डाइवर्सिटी रहती है, क्या उन सब में जो कंपाउंड होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं वो क्या सिमिलर होते हैं या फिर नहीं होते, उनका पता लगाने के लिए हमने क्या करना पड़ा, एनालिसिस। तो एक तो कौन सा एनालिसिस कर लिया अपन ने, केमिकल एनालिसिस, और आज जो पढ़ा है वो कौन सा है, एस एनालिसिस है। इन दोनों से हमने क्या क्या पता लगाया कि लिविंग टिश्यू के अंदर कौन से कंपाउंड मिलते हैं, कौन से एलिमेंट मिलते हैं। करो इसको नोट। तो देखो अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगा लिया है, इनऑर्गेनिक का पता लगा लिया और एलिमेंट का पता लगा लिया है। अब देखेंगे हम कि कौन कौन से एलिमेंट लिविंग टिश्यू में मिलते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं।
लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कौन कौन से अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है एलिमेंट के लिए। इसमें जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, ये सिंबल तो आते होंगे ना केमिस्ट्री वाले, कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, ये तो किस में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। और अपने में जो मिलेंगे वो है ये तो सेम हो गया ना। कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जिनके पास में एनसीईआरटी वो एक बार ओपन करेंगे 105 पेज नंबर, जिनके पास में नहीं है वो इसकी शक्ल देखेंगे। 105 में आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी राइट अपर कॉर्नर पर, ठीक है। हाँ, उसमें ऊपर लिखा हुआ है अर्थ क्रस्ट और एक साइड में लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी। मिल गया कि सबको, एक जगह पे लिखा हुआ है अर्थ क्रस्ट और एक जगह पे लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ क्रस्ट आपको पता ही है। अब इसमें देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ह्यूमन बॉडी में 0.5, कितना लिखा हुआ है, 0.5, उसको कट करके लिख लीजिए 9.5। ह्यूमन बॉडी वाले में हाइड्रोजन 0.5 लिखा हुआ है, उसको कट करके 9.5 कर लो। मैंने किया नहीं, एनसीईआरटी में चेंज हो गया है, करेक्शन था क्या, हाँ भरोसा रखिए गलत नहीं बताऊंगा ना, इधर आया हूं कैमरे के सामने हूं, गलत तो बोलूंगा नहीं, है ना, गलत पढ़ाने के पैसे नहीं दिए तुमने। ठीक है, अब बाकी का जो काम है, कौन कितना परसेंटेज होता है वो आपको क्या करना है, होमवर्क है, आपको घर से नोट करना है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कितना परसेंटेज होता है, अर्थ क्रस्ट में कौन कितना परसेंटेज होता है, हाँ ये टेबल बनानी है और याद भी करनी है, ठीक है। इसमें आपको बस जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है किससे, अर्थ क्रस्ट से, किससे, अर्थ क्रस्ट से ज्यादा होता है। अब अगर मैंने ये पॉइंट बोला है तो एक बार दोनों के हाइड्रोजन देखो, अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन कितना है, 0.40 है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना है, अगर अपन पहले वाला भी कंसीडर करते हैं तो वो ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है। 0.5 था तो 50 मानेंगे इसको, और ये 40 है तो 40 हो गया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है वो अब 9.5 है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और जो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है किससे, अर्थ क्रस्ट से, किससे, अर्थ क्रस्ट से। आगे एक नया टॉपिक है मेटाबोलाइट्स। हाँ टेबल के लिए जगह छोड़ देना जब नोट करो तब, अभी तो नोट ही नहीं कर रहे हो ना, ठीक है, जब नोट करोगे तब छोड़ देना, और साथ के साथ तो नोट करना ही नहीं है।
तो अपन ने पता लगा लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। एक छोटा सा कंपोजिशन और मैं बता देता हूं आपको लिविंग सेल में। सेलुलर कंपोजिशन, देख रहे हो तुम, आई का मतलब होता है आयंस। क्या होता है? आयंस। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका मैच वाला क्वेश्चन आ जाता है। आयंस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 1%, लिपिड 2%, कार्बोहाइड्रेट 3%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, प्रोटीन्स 10 to 15% और ये 70 to 80%। मैक्सिमम कौन सा कंपोनेंट मिलता है? वाटर मिलता है। अब क्या कर सकते हो आप? ये तो लिख दिया अपन ने, ठीक है। कौन कौन से हैं? आयंस कितने होते हैं? 1% होते हैं। लिपिड कितना होता है? 2% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 3% होता है। न्यूक्लिक एसिड कितना होता है? 5 to 7% होता है। प्रोटीन्स कितनी होती है? 10 to 15% होती है। वाटर कितना होता है? 70 to 80% होता है। और ये याद होना चाहिए कौन कितना परसेंटेज होता है। टेबल दोनों याद होनी चाहिए। जो पहले लिखे वो बाद में लिखे, तो बाद में कब? नहीं, पहले ये क्यों? पहले तो वही आएगा ना, पहले इसको नोट करो फिर। क्या? तो देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें दो तरह के कंपोनेंट अपन को देखने को मिलते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमें जो बेसिकली एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग जो बायोमोलिकुलर की जो डेफिनेशन है वो कौन सी वाली होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट से हमें किन किन चीजों के बारे में पता लग सकता है? उसकी केमिकल नेचर के बारे में और उसकी बायोलॉजिकल नेचर के बारे में। तो केमिकल जो नेचर है वो किस किस को रिप्रेजेंट करेगी? उसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड, उनके बारे में हमें पता लग सकता है। और बायोलॉजिकल अगर नेचर के बारे में बात करते हैं तो हमें किस किस के बारे में पता लग सकते हैं? अमीनो एसिड के बारे में और फैटी एसिड के बारे में। और ये जो एनालिसिस अपन ने किया है, केमिकल एनालिसिस हो चाहे एस एनालिसिस हो, उसकी वजह से अपन ने एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिव्स आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उनकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है और उनके फॉर्मूला कैसे हो सकते हैं, उनके बारे में भी हमें पता लग सकता है। फिर अपन देखते हैं कि जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो दो कैटेगरी होती है उसकी, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट एक्चुअल में होते क्या होते हैं? जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है उनसे ऑब्टेन होते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। और ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं ये इनकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ मतलब जिससे ये ऑब्टेन होते हैं उसी में काम में आ जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल है, अमीनो एसिड और फैटी एसिड है। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो किसी प्लांट से, किसी फंगस से या फिर किसी भी माइक्रोब से हमको मिलते हैं, लेकिन जिससे ये मिल रहे हैं, जैसे अगर किसी प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट के खुद के काम में नहीं आते हैं, ये किसके काम में आते हैं?
ह्यूमन वेलफेयर के काम में आते हैं, नॉट यूजफुल फॉर दी होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि सेंट हो सकती है, स्पाइसीज हो सकती है, सेंट मतलब परफ्यूम वगैरह। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी होती है, जैसे कि पिगमेंट, पिगमेंट कौन कौन से, एंथोसाइनिन और कैरोटिनॉइड्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, पिगमेंट है। अब पिगमेंट भी कौन कौन से हो सकते हैं, एंथोसाइनिन और कैरोटिनॉइड्स। वैसे ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसके एग्जाम्पल है। जैसे कि ड्रग भी क्या होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती है। कभी आपने सुना है कि इस प्लांट को अपन ने ये वाली ड्रग दी, नहीं। ये लेकिन ये जो ड्रग है वो कौन यूज करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज की जाती है, जैसे कि बिनब्लास्टिन है, कुरकुमिन है, ये अलग अलग डिजीज में यूज किया जाता है, उनके बारे में अपन को नहीं करना है यार। टॉक्सिन होते हैं कुछ, एब्रिन होते हैं और रेसिन, टर्पिनोइड्स होते हैं जैसे कि मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन, कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल, कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं जैसे कि मॉर्फिन और कोडिन। जो कोडिन है वो कफ सिरप में यूज किया जाता है, और ये जो मॉर्फिन होता है जब किसी की सर्जरी हो जाती है तो उसमें को जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको कम करने के लिए उसको क्या दी जाती है, मॉर्फिन दी जाती है। फिर एक होते हैं क्या, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ये जो पॉलीमेरिक सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, रबर, गम और सेलुलोज। गम मतलब जो फेविकॉल होती है ना, उसको गम बोलते हैं, तो उसमें ये बनाने में। अब जो गम होती है क्या वो किसी प्लांट को काम में आती है क्या, नहीं। कौन यूज करता है उसको, ह्यूमंस यूज करते हैं। इसमें एक और होती है जिसको बोला जाता है लैक्टिन्स। लैक्टिन्स में याद रख लेना आप, कॉनकेनावेलिन ए। ठीक है, क्या होता है कैसे होता है उससे मतलब नहीं है, इससे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा क्या है ना। एक साइड में वो आ जाएगा पिगमेंट ड्रग और एक साइड में मैच इधर को करवाएंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला कौन सा है। ठीक है, अभी नोट कर लेना, रुक जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब कार्बोहाइड्रेट की। इसकी बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने के बाद में हमें क्या चीज का पता लगता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेशन का नाम सुना है, हाइड्रेशन किस चीज के लिए बोला जाते हैं, कि डिहाइड्रेशन हो गया है, हाइड्रेशन हो गया है, वाटर के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। इसका मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हमको मिलने वाले हैं, हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, और कार्बन तो ही होता ही है, तो क्या हो गया है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट मिलते हैं। अगर इनकी बात करते हैं फॉर्मूले की, कि इनका जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है दैट इज CxH2O, ये एक्स और वाई 1 2 3 मतलब नंबरिंग हो सकती है ना, ये डिपेंड करेगा कितने कार्बन नंबर है उस पर, बता दूंगा अभी ये इसका भी। अगर हम बात करते हैं इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो है, इट इज सिमिलर टू H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है, 2:1 होता है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 1:2 नहीं हुआ, 2:1 होता है। नहीं, मैंने इधर हाइड्रोजन का लिखा है, नहीं वो तुम्हें पता है ना, मैंने को जो सुना है, जो तुम्हें आता है वो एग्जाम में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है ना, आगे से ध्यान रखना। ये जो है हाइड्रेट ऑफ कार्बन HCHO हो गया है, फॉर्मूला क्या होता है, CxH2। कार्बोहाइड्रेट के लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं जिनको बोला जाता है शुगर। क्या बोला जाता है, शुगर। इनको ये होते हैं सॉल्युबल इन वाटर। क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, शुगर बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका क्लासिफिकेशन। कभी आपने नाम सुना है मोनोसैकेराइड का, डाइसैकेराइड का, ओलिगोसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड का,
ये सब किसके टाइप होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड। इसका मतलब जो सैकेराइड वर्ड है वो भी यूज किसके लिए यूज करेंगे? शुगर के लिए। शुगर ही क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया है किसका किया है? कार्बोहाइड्रेट का किया है। लेकिन हर चीज का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिस होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। किसके बेसिस पे किया है? हाइड्रोलाइसिस। मतलब कि जब अपन किसी भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब उसको तोड़ेंगे, तो हमें कितनी यूनिट मिलती है उसके बेसिस पे अपन उसको क्या रखते हैं? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। तो अगर अपन बात करते हैं कि जो मोनोसैकेराइड है इसको अपन फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, इसको आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मोनोसैकेराइड। और इन्हीं को बोल दिया जाता है सिंपल शुगर। मोनो का मतलब भी क्या होता है? एक होता है। इसमें ओलिगोसैकेराइड है तो इसको क्या किया जा सकता है? हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है, कैन हाइड्रोलाइज। और इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड। अगर एक सिंगल मोनोसैकेराइड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। अगर 2 से 10 तक है तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। और इफ मोर देन 10 है तो क्या बोल देंगे? पॉलीसैकेराइड। मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑप्टेन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे अपन? मोनोसैकेराइड के बारे में। तो मोनोसैकेराइड में कितनी यूनिट होंगी? एक सिंगल ही यूनिट होगी। क्या होगी? एक सिंगल यूनिट होगी। मोनोसैकेराइड में क्या होती है? सिंगल यूनिट होती है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें ये याद रखना कि हमें 2 फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। एक तो मिलेगा एल्डिहाइड। कौन सा मिलेगा? एक तो एल्डिहाइड मिलेगा हमें, और एक मिलता है कीटोन। नाम तो सुने ही होंगे। एक तो कीटोन ग्रुप होता है और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जिन्होंने नाम नहीं सुना है अभी मैंने सुना दिया है ना, क्योंकि तुम्हारी जूलॉजी में ऐसी हालत है तो केमिस्ट्री का तो पता लग ही जाता है। अब नेक्स्ट है कौन सा? मोनोसैकेराइड। कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो अगर मैंने जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है? CH OY। ठीक है, तो ये जो सिंपलेस्ट अपन स्टार्टिंग करते हैं वो कहां से करेंगे कि अगर x और y की वैल्यू है वो इक्वल है और वो कितनी है? 3 है, तो x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? C3। अगर इसको अपन को ब्रैकेट को अपन हटाते हैं तो कितना हो जाएगा? C3H6O3। यही होगा ना। अब इसके अपन, ये तो फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला था कि एनालिसिस से अपन क्या पता लगा सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अब अपन को ये भी पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो या तो एल्डिहाइड फॉर्म में मिलेंगे या फिर कीटोनिक फॉर्म में मिलेंगे। तो जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें तो याद क्या रखना है? ये फॉर्मूला ही होता है इसका। ठीक है, और कार्बन कितने होंगे इसमें? 3 कार्बन होंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या कर लेना है? 3 कार्बन बना देना। कार्बन की जो बैलेंसी होती है आपको पता होगा 4 होती है। ठीक है, तो इसकी बैलेंसी भी अपन को कंप्लीट करनी है। बैलेंसी कंप्लीट करने के साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि अपन को एक फॉर्म क्या बनानी है? एल्डिहाइड की, और एक फॉर्म कौन सी बनानी है? कीटोन की। ठीक है, तो कीटोन की बनानी है तब भी हमें कितने कार्बन चाहिए? 3 ही कार्बन चाहिए।
कीटोन के लिए क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन है कीटोनिक फॉर्म होता है, तो क्या है, तो पहले इसकी बताओ। और इसको बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं OH और H का। किसका? OH और H। OH और H का किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, याद रख लेना। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, क्या इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई है क्या? नहीं हुई है। तो एक मेरे पास में एक कमी है, तो मैं क्या लगा दूंगा? H लगा दूंगा। क्या ये सेकंड वाले की हो गई है बैलेंसी कंप्लीट? अरे हो तो गई ना, 1 2 3 4। थर्ड की नहीं हुई है, अब हो जाइए क्या? फर्स्ट वाले की नहीं हुई है, तो एक्स्ट्रा लगाना, तो क्या लगा देंगे? H। OH एक ही बार लगाना है, H कितनी बार भी लगा सकते हो। अब देखो सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसकी कंप्लीट करनी है अपन को। एक कार्बन पर OH एक ही बार लगाना है, H कितनी बार भी लगा सकते हैं। ये देखो फर्स्ट कार्बन की हो गई कि बैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या लगा दूं? H लगा दो। अब हो गई, ठीक है। सेकंड वाला चेक करो, हो गई है क्या? क्या लगा देंगे? H। इस वाले की हो गई है क्या? अब हो गई है क्या? अब हो गई है क्या? तो देखो C3H6O3, सब में चेक करिए, O3 आ रहा है क्या? 1 2 3। C3 आ रहा है क्या? H6 आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी चेक कर लो एक बार, हो गए। इसका नाम होता है, जैसे आप केमिस्ट्री में भी तो नाम देते हो ना, IUPAC ने कॉमन है, वैसे इसका भी नाम है क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या होता है ये? ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसका नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो आपने अगर एक कार्बन होता है तो उसको बोला जाता है फॉर्म, दो कार्बन होते हैं तो उसको बोला जाता है एसिड। इसमें देखो कीटोन के साथ में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? दो। कितने कीटोन के साथ में? ये तो कीटोनिक ग्रुप है, इसके साथ में एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो कितना हो गया है इसका? एसिड हो जाएगा। और OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सी। OH देखो इसमें कितने हैं? एक है या दो है? दो है, तो क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ऑन जो वर्ड होता है किसके लिए यूज किया जाता है? कीटोन के लिए। और ये हाइड एल्डिहाइड के लिए अपन एल्डिहाइड यूज कर लेते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ गए कि बात को? ये तो अपन ने क्या लिया है? 3 वाला लिया है, तो X बराबर Y बराबर 3 होता है। और ऐसी जो शुगर होती है उसको बोला जाता है, 3 के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई ओजेज। तो कौन सी शुगर हो जाती है? ट्राई ओजेज हो जाती है। क्या अब तुम ऐसे ही 3 का बनाया, वैसे अपन 4 का भी बना सकते हैं क्या? चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या लिखना अपन को? X इक्वल टू वाई बराबर 4, C4 4। अब इसको डायरेक्ट ब्रैकेट को क्लोज करके ओपन करके बता दो, C4 यही होगा। दो फॉर्म बनानी है। पहले तो देखो इसमें एक बार 4 है तो क्या बोलेंगे इसको? टेट्रोज। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप। ठीक है, इतने ही याद रखने हैं बस। अब अपन को एक तो फॉर्म कौन सी बनानी है? एल्डिहाइड। और एक कौन सी फॉर्म बनानी है? कीटोन। सबसे पहले क्या करना है? एक एल्डिहाइड, तो कितने कार्बन होने चाहिए? 4 होने चाहिए। 1 2 3 4। इधर भी कितने होने चाहिए? 4। 1 2 3 4। कीटोन बनाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कर दो। एल्डिहाइड बनाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कर दो। बाकी बैलेंस कंप्लीट करने के लिए OH और H का यूज करना है। पहले OH लगा देते हैं। अब बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए किसका यूज करेंगे? हाइड्रोजन का। कंप्लीट है क्या? कंप्लीट है क्या? कंप्लीट है क्या? इसमें चेक करिए, कंप्लीट है क्या? कंप्लीट है क्या? इसका जो एल्डिहाइडिक फॉर्म होता है उसका नाम इसको बोला जाता है एरिथ्रोज। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोज। और इसका नाम होता है एरिथ्रोलोज।
एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज, एरिथ्रोज और एरिथ्रो, 4 कार्बन वाली को क्या बोल देंगे? टेट्रोज। क्या बोल देंगे? टेट्रोज। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही 5 कार्बन वाली का बनाना है, जहां पर x इक्वल टू y इक्वल टू 5 हो जाएगा। फॉर्मूला बोलिए C5H10O5, इसको क्या बोलेंगे? पेंटोज। कभी आपने नाम सुना है पेंटोज शुगर? कभी आपने राइबोज का नाम सुना है? कभी आपने राइबोज का नाम सुना है? राइबोज का नाम नहीं सुना है। कभी आपने डीऑक्सीराइबोज का नाम सुना है? नहीं सुना तो मैं अभी सुना देता हूँ, गौर से सुनना भाई। कभी डीएनए और आरएनए का नाम तो सुना होगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें जो शुगर आ रही है कौन सी आ रही है? डीऑक्सीराइबोज आ रही है। कभी आपने आरएनए का नाम सुना है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें कौन सी शुगर आ जाती है? राइबोज। तो वो जो राइबोज और जो डीऑक्सीराइबोज है वो क्या होती है? पेंटोज शुगर होती हैं। उनके बारे में अपन को यहाँ पे बात करनी है। एक होता है एल्डिहाइड फॉर्म और एक होता है कीटोनिक फॉर्म। यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएगा? राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, और कीटोनिक फॉर्म में जो हो जाती है इसको बोल दिया जाता है राइबोलोज। वैसे इधर वाले में चौथे 4 कार्बन वाले में क्या था? एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। वहां पे क्या है? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। इसका आपको खुद को बनाना है 5 कार्बन वाला। करो इसको जल्दी। करो ये नोट। ये 5 कार्बन वाले आपको खुद को बनाने हैं, जैसे 4 कार्बन बनाया है वैसे ही।